31 आप मुझे कभी हट नहीं करेंगे। राघव की वो स्ट्रिक्ट गुस्से से भरी हुई आवाज सुन सब सहम उठे। सिया भी कांप गई और उसे ऐसा देख राज और कृष्णा ने एक साथ राघव को पुकारा। राघव ने उनकी तरफ देखा और जब उनकी नजरों को देख उसकी नजरें सिया पर गई तब अपने आप को शिनत करते हुए बोला, बड़े पापा, पहली बात सिया को हमने अपना कर कोई एहसान नहीं किया है। सिया का मेरी लाइफ में आना और मेरी हमसफर बनना ये हमारी डेस्टिनी थी जो पूरी हो गई, इसलिए आपको उस बात के लिए थैंक्स बोलने की या फिर एहसान चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रहा सवाल दुनिया की रीत का, तो उस रीत को दहेज बोलते हैं, जिसके खिलाफ सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली है। इस वजह से ये सब कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। राघव ने अब की बार शांत लहजे में ही कहा और वह से एक और चला गया। सुबह जो बैग वो लेकर आया था जिसमें सिया के सारे गहने थे, उस बैग को लाकर उसने बड़े पापा के सामने किया और बोला, ये वो सारे गहने हैं जो आपने सिया को दिए थे। हमें आपसे सिर्फ सिया चाहिए और बाकी कुछ नहीं, तो आप इसे वापस ले लीजिए। राघव ने बैग बड़े पापा के हाथ में थमा दी। बड़े पापा और सिया के सभी घर वालों को समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। एक वो थे मिश्रा फैमिली, जिन्होंने ना जाने कितना कुछ मांगा था सिया से शादी करने के लिए, और एक राघव और उसकी फैमिली है जो दिया हुआ भी सब कुछ वापस दे रहे थे। जमाई जी, हमने दिए हुए सारे गहने दहेज नहीं बल्कि सिया का हक है और हमारा प्यार भी, आप इसे वापस तो मत लौटाइए। बड़े पापा ने राघव के हाथ से बैग लेने से इनकार करते हुए कहा, लेकिन राघव को उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। वो उनसे कुछ बोलने वाला था तब तक ही सिया की धीमी सी आवाज उसके कानों से टकरा गई। सिया उसके थोड़ा करीब आई और राघव से बोली, सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप सिया ने एक नज़र अपने घर वालों की तरफ और फिर राघव के घर वालों की तरफ देखते हुए कहा। वो पूरा बोल भी नहीं पाई थी कि राघव ने उसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसके कमरे की ओर बढ़ गया। राघव की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सिया को उसके पीछे लगभग भागना ही पड़ा। राघव गुस्से में था, इस वजह से उसे समझ नहीं आया कि वो कितने स्पीड से चल रहा है। पहले ही वो गुस्सा था और फिर सिया का यूं हकलाते हुए उससे डरते हुए बात करना, और ऊपर से उससे अकेले में बात करने के लिए घरवालों की तरफ देखकर परमिशन लेना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो तो हस्बैंड था ना उसका, फिर अपने ही हस्बैंड से बात करने के लिए उसे किसी की इजाज़त की क्या ज़रूरत पड़ गई। इसी बात ने राघव का गुस्सा बढ़ा दिया और वो उसी गुस्से में सिया के कमरे में आया। उसका हाथ छोड़कर राघव थोड़ा रूडली उससे बोला, बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें। राघव का गुस्से भरा टोन सिया को सहमने पर मजबूर कर गया, मगर फिर भी किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो बोली, क्या आपको मेरी फैमिली पसंद नहीं है? आप नफरत करते हैं क्या उनसे? सिया ने अब की बार हिम्मत करके राघव के आंखों में देख लिया और जैसे ही उसकी नजरें अपने ऊपर पाए, उसने फिर से अपना सर झुका लिया। राघव एक कदम उसके करीब आकर बोला, तुम्हें क्या लगता है, हम बताओ जरा, उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद मुझे उनसे नफरत करनी चाहिए या नहीं? राघव का सवाल सुन सिया झट से बोली, नहीं करनी चाहिए आपको उनसे नफरत, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो मेरे साथ किया था, और वैसे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वो बस चाहते थे कि मेरा घर बस जाए। मिश्रा अंकल बड़े पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो काफ़ी अच्छे इंसान भी है, बस इसीलिए मेरे बड़े पापा ने मेरा रिश्ता उनके घर में जोड़ा। वो नहीं जानते थे कि वो आदमी कैसा राहुल थे। आलोक भाई ने खुद उसके बारे में जानकारी निकाली थी, मगर उसके बारे में हमें सब कुछ अच्छा ही मालूम पड़ा, इसीलिए मेरे बड़े पापा इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। जया दीदी और प्रभा दीदी ने दिए धोखे के बाद मेरे बड़े पापा को मेरे घरवालों को बहुत कुछ सहना पड़ा। बस इसीलिए वो चाहते थे कि उस बात का असर मुझ पर ना हो और वो जल्द से जल्द मेरी शादी करवा कर मुझे विदा करना चाहते थे। और आप दहेज का बोल रहे हो ना, तो वो लोग अगर ना मानते तब भी मेरे बड़े पापा मुझे उतना ही देते जितना उन्होंने दिया था। और वो रोहित, मैंने उन्हें नहीं बताया कि उसने मेरी साथ बदतमीजी की। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जानती थी जया दीदी और प्रभा दीदी के भाग जाने के बाद मेरे बड़े पापा, मेरे काका जिस शान से बाहर जाते थे ना, वो पूरी शान खत्म हो गई थी। जो लोग उनके सामने आदर के साथ झुकते थे ना, वही लोग उनके बारे में पीठ पीछे बातें बनाने लगे थे। और मेरी शादी से उन्हें उनका मान वापस मिल रहा था, तो नहीं हुई हिम्मत मेरी उन्हें कुछ भी बताने की। सिया ने कहकर अपने आंसू साफ किए। शायद आप सही हो, मेरे बड़े पापा ने, मेरी फैमिली ने मेरे साथ गलत किया भी होगा, लेकिन मैं उसे नहीं मानती। उनकी बस इतनी जिद थी कि मेरी शादी हो जाए, फिर चाहे उसमें मेरी मर्जी हो या ना हो। लेकिन आप जानते हो, उनकी ये एक जिद मैंने किए हुए हजारों जिद के आगे कुछ भी नहीं है। आई कनो कि मेरी फैमिली थोड़ी पुराने सोच की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सिर्फ बंदिशों में बांध कर रखा। हाँ, कुछ रेस्ट्रिक्शंस उन्होंने हम पर लगाई, मगर उसमें हमारी ही भलाई थी। वो जानते थे कि दुनिया कितनी बुरी है, बस इसीलिए वो हमें हमेशा सिक्योर रखना चाहते थे। हर एक जिद पूरी की है उन्होंने हमारी,
हमने जिस चीज़ पर उंगली रखी वही चीज़ें उन्होंने हमें अगले ही पल ला कर दी, फिर चाहे वो जो भी हो और जितनी भी महंगी हो। उन्होंने एक बार उसके बारे में नहीं सोचा, लेकिन जया दीदी और प्रभा दीदी का यूं भाग जाना उन्हें तोड़ गया, और बस इसीलिए उन्होंने मेरी शादी। आप प्लीज़ नफरत मत कीजिए उनसे। मैं नहीं मानती कि उन्होंने कुछ गलत किया है। आप। सिया का रोना और भी बढ़ गया और अगले ही पल राघव ने सिया को अपने बाहों में ले लिया। उसके सर को सहलाते हुए राघव उसे कंफर्ट फील कराने लगा और बोला, शस रो मत बच्चा, मैं नहीं करूंगा उनसे नफरत। अब खुश राघव की बात सुन सिया उससे दूर हुई और उसके तरफ देखकर बोली, सच्ची ना, आप चाहते हो ना कि मैं अपने सारे गहने लौटा दूं? मैं तैयार हूँ, लेकिन जो गिफ्ट्स उन्होंने आप सबके लिए लिए हैं, आप प्लीज़ उसे लेने से मना मत कीजिए। उन्होंने बहुत प्यार से लाया है सब कुछ। माँ बता रही थी कि बड़े पापा खुद सारा सामान लिए हैं। आप। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। सिया लगातार बोले ही जा रही थी, तभी राघव ने उसके ओठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, ठीक है, मैं ले लूंगा और बाकी सबको भी कह दूंगा कि वो भी सारी चीजें ले ले, लेकिन इसके बदले मुझे न तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। राघव ने कहते कहते पहुंच लिया और सिया जल्दी से बोली, दिया प्रॉमिस। पहले सुन तो लो। राघव ने छोटी आंखें करते हुए उसे घुरा और सिया किसी तरह मुस्कुराए। उसकी जबरदस्ती की मुस्कान देख राघव बोला, मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि आज के बाद तुम यूं बेवजह का नहीं रोंगी। शक्ल देखी है तुमने आईने में अपनी, इतनी लाल हो चुकी है कि बाहर सबको कहीं गलतफहमी ना हो जाए कि मैंने अंदर आकर तुम्हें मारा है। राघव ने तो यूं ही मजाक में कहा था, लेकिन उसकी बात सुन सिया सीरियस हो गई और बोली, नहीं, आप मुझे कभी नहीं मार सकते। सिया की बातों में राघव पर का पूरा एक ही झलक रहा था, और राघव को भी वो महसूस हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सिया उस पर भरोसा करने लग गई है। बावजूद उसके वो फिर भी बोला, इतना यकीन है मुझ पर कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। राघव ने सीधा उसके आंखों में देखकर ये सवाल किया था और उसी के आंखों में आंखें डालकर सिया ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है आप पर, आप मुझे कभी हट नहीं करेंगे। और बस सिया की वो बात राघव के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल ले आई। फिर एक बार विदाई। सिया लगातार बोले ही जा रही थी, तभी राघव ने उसके ओठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, ठीक है, मैं ले लूंगा और बाकी सबको भी कह दूंगा कि वो भी सारी चीजें ले ले, लेकिन इसके बदले मुझे न तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए। राघव ने कहते कहते पहुंच लिया और सिया जल्दी से बोली, दिया प्रॉमिस। पहले सुन तो लो। राघव ने छोटी आंखें करते हुए उसे घुरा और सिया किसी तरह मुस्कुराए। उसकी जबरदस्ती की मुस्कान देख राघव बोला, मुझे ये प्रॉमिस चाहिए कि आज के बाद तुम यूं बेवजह का नहीं रोंगी। शक्ल देखी है तुमने आईने में अपनी, इतनी लाल हो चुकी है कि बाहर सबको कहीं गलतफहमी ना हो जाए कि मैंने अंदर आकर तुम्हें मारा है। राघव ने तो यूं ही मजाक में कहा था, लेकिन उसकी बात सुन सिया सीरियस हो गई और बोली, नहीं, आप मुझे कभी नहीं मार सकते। सिया की बातों में राघव पर का पूरा एक ही झलक रहा था, और राघव को भी वो महसूस हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि सिया उस पर भरोसा करने लग गई है। बावजूद उसके वो फिर भी बोला, इतना यकीन है मुझ पर कि मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। राघव ने सीधा उसके आंखों में देखकर ये सवाल किया था और उसी के आंखों में आंखें डालकर सिया ने जवाब दिया, हाँ, मुझे पूरा यकीन है आप पर, आप मुझे कभी हट नहीं करेंगे। और बस सिया की वो बात राघव के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल ले आई। बाहर चले, राघव ने कहकर उसके आगे हाथ बढ़ाया और सिया ने उसका हाथ थाम लिया। वही दूसरी ओर बाहर बड़े पापा और सिया के पापा और काका फिक्र से इधर उधर घूम रहे थे। राघव जिस गुस्से से सिया को अंदर ले गया था, उसे देख उनको यहाँ तक कि वहाँ मौजूद बाकी सबको भी फिक्र हो रही थी। राघव के घर वालों को भी। कल रात बिगड़ी हुई सिया की तबीयत के बारे में वो भूले नहीं थे, और अब भी वैसा ही ना हो इस वजह से वो भी परेशान थे। सिया के पापा बड़े पापा के पास आए, धीरे से ही, मगर वो फिक्र से बड़े पापा से बोले, भाई साहब, मैं क्या हम वह जाए? मुझे डर लग रहा है, अगर जमाई जी ने सिया पर हाथ उठाया तो। आप। पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उन्हें काफी फिक्र हो रही थी सिया की। अभी अभी तो उन्हें सुकून मिला था, इस बात की तसल्ली मिली थी कि राघव राहुल की तरह नहीं है, मगर अब राघव का गुस्सा देख उन्हें सिया की और भी फिक्र होने लगी। बड़े पापा ने गहरी सांस छोड़ी और बोले, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है गिरीश की क्या करे, लेकिन मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जमाई जी सिया पर हाथ नहीं उठाएंगे, इसलिए थोड़ा इंतजार करो, बड़े पापा ने कहा और अपनी नजरें फिर एक बार सिया के कमरे की ओर कर दी। आगे के कुछ वक्त वह खामोशी ही थी और हर कोई किसी ना किसी सोच में खोया हुआ था। उनका ध्यान तब भटका जब राघव ने सिया के कमरे का दरवाजा खोला और वह से बाहर आया। सुधा मोम और छोटी माँ जल्दी से सिया के तरफ गए और राघव को एक नजरे गुस्से से देखकर सिया से बोले, तुम ठीक हो सिया? सिया ने जवाब में मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया, जिसे देख सबकी जान में जान आ गई। बड़े पापा राघव के पास आए और बोले, जमाई जी, आपको गलतफहमी हुई है, हमने जो भी गहने सिया को दिए हैं वो उसका हक है, वो गिरीश की एकलौती बेटी है,
और आगे जाकर गिरीश के नाम पर जो भी प्रॉपर्टी है वो उसी को मिलेंगी, तो दहेज और बाकी सब हमारे दिमाग में भी नहीं था। और आपको पता ना हो तो बता दूं कि हमारी सभी प्रॉपर्टी के बराबर हिस्से हुए हैं, जिसमें सिया का भी हिस्सा है। बड़े पापा राघव को कन्वेंस करने का पूरा ट्राई कर रहे थे। उनकी बेटी, या फिर यूँ कहे कि फिलहाल में उनके घर की इकलौती बेटी, दामाद और उनके पूरे परिवार का अगर ठीक से मानपान नहीं हुआ तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और ये उनके परंपराओं के अनुसार ठीक भी नहीं होगा। और वही अगर उनके बेटी के पास उनका दिया हुआ एक भी गहना नहीं हुआ तो वो ठीक भी नहीं रहेगा। बेटी को सुहागनों के पूरे श्रृंगार के साथ विदा करना रित थी उनके खानदान की। वो कैसे सिया के गहने वापस ले सकते थे भला? राघव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए बोला, जैसे आप चाहे बड़े पापा। मोम डैड, हमें देर हो रही है, तो चलिए जल्दी से बैठिए और जो भी गिफ्ट वो दे उसे ले लीजिए। राघव की बात सुन सिया के पूरे घरवालों के ओठों पर स्माइल आ गई। सुधा मोम ने एक बार राघव की तरफ देखा और जब उसे नॉर्मल पाया तब वो जाकर उन्हें दिए हुए जगह पर बैठ गए। फिर एक बार सिया के मोम डैड उन्हें उनके लिए लाए हुए साड़ी और गहने दे दिए। छोटी माँ के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छी साड़ी और सोने की चैन लाई हुई थी। राघव के तीनों भाइयों के लिए सोने की एक रिंग और ड्रेसेस लाए हुए थे, जिसे काका और काकी ने मिलकर उन्हें दे दिया। आखिर में राघव और सिया आकर बैठ गए और बड़े पापा और बड़ी माँ ने पहले उनकी आरती उतार दी। सिया के लिए बहुत ही अच्छी साड़ी और उसी से मैचिंग कुर्ता राघव को देकर उन्होंने राघव को गोल्ड की चैन और रिंग दी। वही सिया के लिए खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस दे दिया। फिर पड़ोस की 3 औरतों को बुलाकर घर को सभी लेडीज ने एक एक कर सिया को गोद भर दी। राघव बस पूरे रस्मों को होते हुए देख रहा था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। सिया का वो कम से सजा माथा देख पता नहीं क्यों उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी सिया उस लुक के साथ। आखिर में सिया उठी और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के सामने आशीर्वाद लेने के लिए झुक गई। उसका देख राघव ने भी उन दोनों के पैर छुए। सदा सौभाग्यवती भवो, हमेशा खुश रहो। बड़े पापा और बड़ी माँ ने एक साथ आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद सुन दोनों के ओठों पर स्माइल आ गई। एक एक कर उन दोनों ने सबके पैर छुए और अंत में सिया की फिर एक बार विदा लेने का वक्त आ गया। घर से बाहर निकलते वक्त सिया के आंखों में आंसू थे और ओठों पर मुस्कान भी। सबके गले मिलने के बाद और अपनी सारी बाइज्जत लेने के बाद आखिर में सिया फिर से अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। 33 रिश्तों के बंधते अटूट बंधन। आखिर में राघव और सिया आकर बैठ गए और बड़े पापा और बड़ी माँ ने पहले उनकी आरती उतार दी। सिया के लिए बहुत ही अच्छी साड़ी और उसी से मैचिंग कुर्ता राघव को देकर उन्होंने राघव को गोल्ड की चैन और रिंग दी। वही सिया के लिए खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस दे दिया। फिर पड़ोस की 3 औरतों को बुलाकर घर को सभी लेडीज ने एक एक कर सिया को गोद भर दी। राघव बस पूरे रस्मों को होते हुए देख रहा था। उसके लिए ये सब कुछ बहुत नया था। सिया का वो कम से सजा माथा देख पता नहीं क्यों उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी सिया उस लुक के साथ। आखिर में सिया उठी और अपने बड़े पापा और बड़ी माँ के सामने आशीर्वाद लेने के लिए झुक गई। उसका देख राघव ने भी उन दोनों के पैर छुए। सदा सौभाग्यवती भवो, हमेशा खुश रहो। बड़े पापा और बड़ी माँ ने एक साथ आशीर्वाद दिया और उनका आशीर्वाद सुन दोनों के ओठों पर स्माइल आ गई। एक एक कर उन दोनों ने सबके पैर छुए और अंत में सिया की फिर एक बार विदा लेने का वक्त आ गया। घर से बाहर निकलते वक्त सिया के आंखों में आंसू थे और ओठों पर मुस्कान भी। सबके गले मिलने के बाद और अपनी सारी बाइज्जत लेने के बाद आखिर में सिया फिर से अपने ससुराल के लिए विदा हो गई। घर आते आते उन्हें देर होने वाली थी, इस वजह से राघव ने गाड़ी होटल की तरफ ले ली और रात का डिनर कर वो सब घर पर आ गए। आज दिन में इतना कुछ हो गया था कि सब आते ही अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह सिया की नींद 5:30 बजे खुल गई और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो राघव वह नहीं था। वो थोड़ी कंफ्यूज हुई, मगर फिर उठकर फ्रेश होने चली गई और बाद में पूजा करके किचन में सुबह की थोड़ी बहुत सफाई, फिर सबका नाश्ता और चाय कॉफी सब करते करते 9 बज गए और एक एक कर सब अपने अपने काम पर निकल गए। लास्ट में सिर्फ वो और छोटी माँ ही घर में बचे थे। कल तक जो सारे काम छोटी माँ किया करती थी वो काम अब सिया करने लग गई और देखते ही देखते पूरे घर की जिम्मेदारी उसके छोटे से कंधे पर आ गई। छोटी माँ उसकी हेल्प करना चाहती थी मगर सिया उन्हें कुछ नहीं करने देती थी। राघव ने उसे फिर से उसका कॉलेज ज्वाइन करने के लिए बोल दिया था मगर सिया ने अपना एडमिशन एक्सटर्नल तौर पर कराया था, जिस वजह से उसने मना कर दिया और फिर सेकंड ईयर से वो रेगुलर कॉलेज शुरू करेगी ये बताया। वैसे भी नोट्स और बाकी चीज़ों की उसे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसके दोस्त उसे सब कुछ दे देते थे। सिया की मोम प्रिया ने उसे पहले ही बता दिया था कि वो फिलहाल पढ़ाई पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर ध्यान दे, राघव पर ध्यान दे और सबके दिल में अपने लिए जगह बनाए। बस इसी वजह से सिया ने राघव को कॉलेज ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया और घर की तरफ ध्यान देने लग गई। बीते दिनों में उसकी छोटी माँ के साथ बहुत ही अच्छे से जमने लग गई और बाकी सबा के साथ भी वो थोड़ी बहुत घुल मिल गई। राघव से भी अब वो खुलकर बातें करती थी मगर उसे उसके साथ ज़्यादा वक्त नहीं मिलता था। राघव के बिजी स्केड्यूल के वजह से उन्हें उतना वक्त नहीं मिल पाता था।
लेकिन जितना भी मिलता उसमें सिया उसे उसके दिन के बारे में पूछती और आज उसने क्या क्या किया ये भी बताती। राघव को भी उसकी बातें सुनना बहुत पसंद था। देखते ही देखते राघव सिया की शादी को 15 दिन हो गए और इन दिनों में न सिर्फ राघव बल्कि बाकी सब भी सिया के आदी हो गए। हर रोज की तरह सिया सुबह किचन में काम कर रही थी, तभी उसके कानों से राज की आवाज टकरा गई। वो जल्दी जल्दी बाहर आई और बोली, हाँ राज भैया, क्या हुआ? सिया, मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, तुमने देखी है क्या? राज ने सवाल करते हुए पूछा, जिसका जवाब सिया दे पाती उससे पहले ही अक्षय वह आ गया और बोला, सिया मुझे कॉफी चाहिए, प्लीज बना दो। सिया ने राज की तरफ देखा और बोली, भैया आपके बेड के बाजू का ड्रावर है ना, वही मैंने आपकी घड़ी रख दी है, कल आप हॉल में भूल गए थे। और अक्षय भैया आप कॉफी मत लीजिए, नाश्ता कीजिए और थोड़ी देर बाद सो जाए, कॉफी पीने के बाद आपको नींद नहीं आएंगी और रात भर आपने नाइट ड्यूटी की है, इसलिए आपको कॉफी डायरेक्ट आपके उठने के बाद ही मिलेंगी। शिट, मेरा गैस चालू था। सिया को कहते कहते याद आया और वो जल्दी से किचन में भाग गई। राज और अक्षय ने एक दूसरे के पास देखा और नामे सर हिलाकर वहां से अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ ही देर में सब डाइनिंग टेबल पर आ गए। सुधा मोम ने राघव और कृष्णा की खाली चेयर की तरफ देखा और बोली, ये दोनों कहाँ गए? सुधा मोम का सवाल सुन सिया किचन से आते हुए बोली, मोम वो ये तो 6 ही हॉस्पिटल चले गए और फिर 7 बजने के करीब कृष्णा भैया भी चले गए, शायद कोई इमरजेंसी थी। सिया ने अपने साथ लाए हुए 2 टिफिन टेबल पर रखे और राज की तरफ देखकर बोली, भैया ये इनका और कृष्णा भैया का ब्रेकफास्ट मैंने पैक कर दिया है, आप उन्हें दे दीजिएगा और हाँ लंच के लिए आप भी उन दोनों के साथ घर आ जाइएगा, हम सब साथ में लंच करेंगे। ठीक है सिया, एक काम करो, लंच में आज ना बिरयानी बनाओ, बहुत दिन हो गए खाए हुए। राज ने अपने सामने रखा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट का बाइट उठाते हुए कहा और बिरयानी का सुन अक्षय की आंखें चमका उठी। वो जल्दी से बोला, हाँ सिया, और ना साथ में रायता भी। अक्षय की बात सुन सिया ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। डैड बोले, अरे वाह, अगर बिरयानी बन रही है तो मैं भी आज लंच के लिए घर आ जाऊंगा। सुधा तुम्हें भी आना हो तो बता दो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। डैड ने सुधा मोम की तरफ देखकर पूछा और उन्होंने हाँ में सर हिला दिया। सिया भी खुश हो गई, आज सब एक साथ लंच जो करने वाले थे, वरना तो वो और छोटी माँ ही लंच के लिए घर होती। हाँ बीच बीच में राज, अक्षय, कृष्णा और राघव में से जब भी उनकी नाइट ड्यूटी होती तो कोई ना कोई होता, लेकिन सब के सब आज पहली बार एक साथ लंच करने वाले थे। सिया फिर चकते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ सामान नहीं है घर में, और चिकन भी, तो कौन लाएगा? सिया का सवाल और सब ने छोटी माँ के पास देखा। छोटी माँ फिर सबको घूरते हुए बोली, नहीं मैं नहीं लाने वाली, वैसे भी ये, सिया की तरफ इशारा करके, जबरदस्ती मुझे भैया और भाभी के साथ मॉर्निंग वॉक पर और फिर शाम में भी पार्क में वॉक के लिए भेजती है, और इतनी वॉकिंग मेरे लिए काफ़ी है, तो अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोटी माँ की कंप्लेंट सुन सब धीरे धीरे मुस्कुराने लग गए। अक्षय भी मुस्कुराते हुए बोला, सिया बिल्कुल ठीक करती है माँ, नहीं तो हम सब आपको बोल बोल कर थक गए, लेकिन आपने हमारी कभी भी एक भी बात नहीं मानी। वेरी गुड सिया, तुमने मोम को अच्छे से सुधार दिया। अक्षय की बात सुन सब अब जोर से हंसने लग गए और छपती माँ भी उनमें शामिल हो गई। फिर सुधा मोम ही बोली, सिया एक काम करो, जो भी सामान हो उसकी लिस्ट मुझे भेज देना, मैं आज हाफ डे लेकर आ जाऊंगी और आते हुए सामान भी लेकर आ जाऊंगी। सुनिए, आप ना आराम से आए, मैं ऑटो कर लूंगी। सुधा मोम ने पहले सिया की तरफ देखा और फिर डैड की तरफ देखते हुए उनसे बोली, ठीक है मोम। सिया ने हाँ में सर हिलाया और डैड ने भी उनके बटन से सहमति जता दी। राज ने फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट निकालते निकालते थोड़ा सा सिया के प्लेट में और फिर छोटी माँ के प्लेट में भी डाल दिया और उन दोनों को खाने का इशारा कर दिया। हंसते खेलते हुए सबका ब्रेकफास्ट हुआ और जो वो अपने अपने कामों 34 किस। अक्षय भी मुस्कुराते हुए बोला, सिया बिल्कुल ठीक करती है माँ, नहीं तो हम सब आपको बोल बोल कर थक गए, लेकिन आपने हमारी कभी भी एक भी बात नहीं मानी। वेरी गुड सिया, तुमने मोम को अच्छे से सुधार दिया। अक्षय की बात सुन सब अब जोर से हंसने लग गए और छोटी माँ भी उनमें शामिल हो गई। फिर सुधा मोम ही बोली, सिया एक काम करो, जो भी सामान हो उसकी लिस्ट मुझे भेज देना, मैं आज हाफ डे लेकर आ जाऊंगी और आते हुए सामान भी लेकर आ जाऊंगी। सुनिए, आप ना आराम से आए, मैं ऑटो कर लूंगी। सुधा मोम ने पहले सिया की तरफ देखा और फिर डैड की तरफ देखते हुए उनसे बोली, ठीक है मोम। सिया ने हाँ में सर हिलाया और डैड ने भी उनके बातों से सहमति जता दी। राज ने फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट निकालते निकालते थोड़ा सा सिया के प्लेट में और फिर छोटी माँ के प्लेट में भी डाल दिया और उन दोनों को खाने का इशारा कर दिया। हंसते खेलते हुए सबका ब्रेकफास्ट हुआ और जो वो अपने अपने कामों में लग गया। सिया थोड़ी जल्दी ही दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी और तभी राघव घर आया। आते ही उसकी नजरें सिया को तलाशने लग गई। उसे देखने की तलब उसके दिल में जग उठी, इस वजह से वो जल्दी से कमरे में गया, लेकिन पूरे कमरे में सिया उसे कहीं नहीं दिखी। वो उसे ढूंढते हुए नीचे किचन में आ गया और फाइनली उसे सिया के दर्शन हो गए। काम में बिजी सिया का तो ध्यान भी नहीं था राघव के आने की तरफ।
मगर उसने राघव का ध्यान पूरी तरह से अपने तरफ कर लिया था। आजकल राघव को सिया को जी भर के देखने का शौक चढ़ा था और फिलहाल वो अपना वही शौक पूरा कर रहा था। राघव, छोटी माँ ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा और राघव हड़बड़ा गया। वो किसी तरह से बोला, हाँ हाँ छोटी माँ, मैं तो पानी पीने आया था। और पानी पीने का बहाना बनाकर राघव बाहर चला गया। छोटी माँ खुद को हंसने से नहीं रोक पाए और सिया के करीब आकर उसे छेड़ते हुए बोली, सिया, पिछले 10-15 मिनट से राघव दरवाजे में खड़ा तुम्हें देख रहा नहीं। मेरा मतलब है कि पानी पीने के बारे में सोच रहा था। जाओ उसे पानी देकर आओ। और उनकी बात पर सिया बुरी तरीके से शर्मा गई। उसने किसी तरह पानी का ग्लास भरा और जल्दी से बाहर चली गई। अपने कमरे के बाहर आकर उसने बड़ी हिम्मत करके दरवाजा का नॉक किया और फिर अंदर आ गई। राघव ने उसे आते हुए देखा और सिया ने अपना शर्म से गुलाबी हुआ चेहरा छिपाकर उसके करीब आने लगी। ट्रे आगे कर वो धीरे से बोली, पानी। राघव ने भी अपनी हंसी को रोकते हुए किसी तरह से ग्लास लिया और अपने ओंठों से लगा दिया। सिया वही खड़े हुए ट्रे के साथ धीरे धीरे खेल रही थी और फिर एक बार राघव की नजरें उसे सिया पर रुकने के लिए मजबूर कर गई। वो फिर एक बार उसे देखने लगा। सिंपल सा लुक था आज सिया का। येलो कलर की साड़ी जिस पर रेड कलर के फ्लावर प्रिंट थे, बालों की लंबी सी चोटी, माथे में जचता सिंदूर, एक छोटी सी डायमंड बिंदी और गले में पहना मंगलसूत्र। मगर फिर भी राघव को वो इतनी प्यारी दिख रही थी कि उसे उस पर बहुत ही ज्यादा प्यार आ रहा था। राघव ने ग्लास एक और रखा और बोला, सिया। और बस उतने से ही सिया सिहर गई। एक अलग सी बहुत ही खूबसूरत एहसास उसे हो गया जिस वजह से उसके गाल और भी लाल हो गए। राघव तो बस उसे देखते ही रह गया और किसी मुंह से बंधा वो उसके पास चला गया। राघव ने उसे देखते हुए उसकी तरफ नीचे झुक गया और धीरे से उसके गाल पर अपने ओंठ रख दिए। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने राघव की तरफ देखा। उसकी रिएक्शन इतनी क्यूट थी कि राघव के ओठों पर स्माइल आ गई और वो उससे बोला, क्या हुआ? और सिया ने अपने गाल पर हाथ रखकर, जहां राघव ने किस किया था, वहां हाथ रखकर बोली, आपने ये क्या किया? सिया ने बड़े ही मासूमियत से ये सवाल किया और राघव ने बड़े ही मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, क्या किया? सिया उसके आए सवाल से हड़बड़ा गई और हकलाते हुए ही बोली, वो आपने वो कब? सिया को तो बड़ी ही शर्म आ रही थी कि ये बताने की उसने उसे किस की है। राघव बस उसे देख रहा था और अपनी हंसी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो फिर से उसके करीब झुका और उसके दूसरे गाल पर किस करते हुए बोला, वो मैं कब? क्या? राघव भी उसी की नकल उतारते हुए उसी की तरह हकलाया और सिया ने नाराजगी से उसके ओर देखा और बोली, आप मुझे किस क्यों कर रहे हो? राघव की भुवई ऊपर उठ गई उसका सवाल सुन। वो उससे टेढ़े लहजे में बोला, फिर तुम्हें नहीं तो किसी और को किस करूँ क्या? उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसे बोलता देख सिया जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना, फिर आप सिर्फ मुझे ही किस करेंगे और किसी को नहीं। सिया ने जल्दी से बोल दिया और फिर उसने क्या बोला ये सोचकर उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा दिया। राघव के ओठों पर बड़ी ही दिलकश स्माइल आ गई उसकी बात सुनकर और वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ झुका और उसके हाथ नीचे करते हुए रोमांटिक लहजे में बोला, तो फिर क्या मैं तुम्हें फिर से किस करूं? ना। सिया ने हाँ में सर हिलाया और बाहर की ओर भागने लग गई। मगर राघव ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और पीछे से अपने बाहों में ले लिया। सिया, क्या हम हमारे रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं प्लीज? राघव ने प्यार से डिमांड की और सिया झट से मुड़ते हुए उसके गले लग गई। जवाब तो दो। राघव ने भी उसे अपनी आगोश में छिपाते हुए कहा और सिया और भी उसमें छिप गई। राघव फिर से बोला, ठीक है फिर। जवाब नहीं, बस मेरे भी गलों पर एक किस दे दो प्लीज ना बच्चा। राघव की बात टालना अब सिया से हो नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ऊपर की ओर चेहरा करके अपने ओठ को धीरे से उसके गाल पर रख दिया और उसे धक्का देकर बाहर की ओर भाग गई और सीधा किचन में ही जाकर रुक गई। क्या हुआ सियो? छोटी माँ का आया सवाल सुन सिया हड़बड़ा गई और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं तो माँ, कुछ भी नहीं। और वो सीधा जाकर फ्रिज के पास रुक गई और पानी की बोतल निकालकर ग्लास में लेकर पानी पीने लग गई। सुधा मोम भी जब तक वहां आ गई थी वो भी बोली, किसे क्या हुआ कविता? सिया, क्या हुआ बेटा? और सुधा मोम का आया सवाल सुन सिया की हालत और भी खराब हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। छोटी माँ को उसकी हालत समझ आ गई और वो ही फिर सुधा मोम से बोली, कुछ नहीं भाभी, वो तो हम बस ऐसे ही। वैसे क्या आप सामान ले आई? राघव तो आ गया है, बाकी सब भी आते ही होंगे। कविता मोम ने आराम से बात का रुख मोड़ दिया और सुधा मोम भी उन्हें लाया हुआ सामान देने लग गई। सिया भी फिर सब कुछ साइड में रख उनसे बातें करते ही बिरयानी की तैयारी करने लग गई। 35 बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राघव फिर से बोला, ठीक है फिर। जवाब नहीं, बस मेरे भी गलों पर एक किस दे दो प्लीज ना बच्चा। राघव की बात टालना अब सिया से हो नहीं रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और ऊपर की ओर चेहरा करके अपने ओठ को धीरे से उसके गाल पर रख दिया और उसे धक्का देकर बाहर की ओर भाग गई और सीधा किचन में ही जाकर रुक गई।
क्या हुआ सीयू? छोटी माँ का आया सवाल सुन सिया हड़बड़ा गई और ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं तो माँ, कुछ भी नहीं। और वो सीधा जाकर फ्रिज के पास रुक गई और पानी की बोतल निकालकर ग्लास में लेकर पानी पीने लग गई। सुधा मोम भी जब तक वहां आ गई थी वो भी बोली, किसे क्या हुआ कविता? सिया क्या हुआ बेटा? और सुधा मोम का आया सवाल सुन सिया की हालत और भी खराब हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या कहे। छोटी माँ को उसकी हालत समझ आ गई और वो ही फिर सुधा मोम से बोली, कुछ नहीं भाभी, वो तो हम बस ऐसे ही। वैसे क्या आप सामान ले आई? राघव तो आ गया है, बाकी सब भी आते ही होंगे। कविता मोम ने आराम से बात का रुख मोड़ दिया और सुधा मोम भी उन्हें लाया हुआ सामान देने लग गई। सिया भी फिर सब कुछ साइड में रख उनसे बातें करते ही बिरयानी की तैयारी करने लग गई। कुछ ही देर में पूरे घर में बिरयानी की बहुत ही अच्छी खुशबू फैल गई, जिसे सूंघकर सभी के सभी डाइनिंग रूम में आ गए। अक्षय तो सीधा किचन में आ गया और चेक करने लगा कि सब हो गया है या नहीं। उतने में सियाही बोली, भाई हो गई है, आप ना सबको बुलाकर लाइए, मैं तब तक बाहर ले आती हूँ। सिया की बात सुन अक्षय बोला, बाहर तो सब आ गए हैं, सिर्फ मामू का आना बाकी है और हाँ तुम्हारे राघव का भी। तो तुम एक काम करो, जाकर उसे भी बुला लाओ और फ्रेश भी हो जाओ, तब तक मैं सारी चीजें बाहर ले जाता हूँ। अक्षय ने सिया से कहा, जिसके माथे पर पसीने की बूंदें छाई हुई थी। सिया उसे मना करते हुए बोली, नहीं भाई, मैं बाहर ले जाऊंगी और फिर फ्रेश हो जाऊंगी, आप रहने दीजिए। सिया, ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकता हूँ, तुम जाओ। और अक्षय ने फिर ध्यान से बिरयानी के 2 बोल भरे और बाहर ले जाने लग गया। सिया भी फिर कमरे में चली गई और पहले बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अपने चेहरे को धोने के बाद उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और वो बाहर आ गई। राघव को देख वो धीरे से बोली, जी सुनिए। राघव कोई केस स्टडी कर रहा था, इस वजह से उसने सिर्फ यूं ही कहा। सिया उसके करीब आई और बोली, वो किचन का फैन ना शुरू नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज इलेक्ट्रिशियन को बुला देंगे। और हाँ, कितना वक्त है आपको? सब लंच के लिए वेट कर रहे हैं। सिया ने अपना चेहरा नीचे रखते हुए उससे कहा। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी राघव की तरफ देख उससे नजरें मिलाने की। राघव उठकर उस के पास आया और उसके माथे पर चिपके हुए गिले बाल को पीछे करके बोला, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि किचन का फैन बंद हुआ है? मैं पहले ही किसी को बुला लेता ना। राघव के बातों में सिया के लिए फिक्र थी, जिसे महसूस कर सिया के ओठों पर स्माइल आ गई। उसने किसी तरह उसके पास देखा और उसे अपनी और अपलग देखता देख फिर से अपनी नजरें चुरा ली। बच्चा, कितना शर्माती हो यार तुम, चलो अब नीचे। राघव ने उसके चीन को चुकार कहा और फिर उसे नीचे चलने के लिए इशारा किया। सिया भी मुस्कुराती हुई उसके साथ नीचे चली गई। कितनी देर? हम कब से वेट कर रहे थे। कृष्णा ने राघव को घूर कर देखा और बोला, और फिर सिया की तरफ देखकर बोला, सिया चलो जल्दी जल्दी सर्व करो, आई कांट वेट एनी मोर। एक तो बैक टू बैक पेशेंट थे, मुझे ब्रेकफास्ट करने का टाइम भी नहीं मिला, एंड दिस स्मेल, अब मुझसे सच में वेट नहीं हो रहा है। कृष्णा ने अपने हाथ एक दूसरे पर रब किए और जल्दी से सिया को सर्व करने के लिए बोल दिया। उसकी जल्दी देख सब हंसने लग गए। सिया भी मुस्कुराती हुई उसके पास आई और सबसे पहले उसे ही दे दिया। छोटी माँ और सुधा माँ दोनों किचन में थे। सिया ने उन्हें जब वह नहीं देखा तो सवाल करते हुए बोली, छोटी माँ, मोम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। जवाब में डैड बोले, वो क्या है ना, सुधा ने आज बहुत दिनों बाद अपने कुकिंग स्किल्स चेक करने की सोचे और सबके लिए हलवा बनाने गई है। अब इतनी अच्छी बिरयानी खाने के बाद कुछ मीठा तो बनता है ना। डैड की बात सुन सिया ने हाँ में सर हिला दिया और डैड को और फिर अक्षय और राज को सर्व कर वो भी किचन में जाने लग गई। उसे रोकते ही डैड बोले, अब तुम कहाँ जा रही हो? आओ बैठो हमारे साथ। एवं की बात सुन सिया ने एक बार किचन की तरफ देखा और बोली, हाँ लेकिन मैं मोम की हेल्प करके आती हूँ, वो काम कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिया को सच में अच्छा नहीं लग रहा था उसके होते हुए मोम काम करे, तो इस वजह से डैड के मना करने के बाद भी वो चली ही गई। अंदर जाते ही वो बोली, मोम आप मुझे बता देती किता बनाने के लिए, मैं बना देती ना, आपने क्यों तकलीफ की? उसकी बात सुन सुधा मोम मुस्कुराए और बोली, कोई नहीं सिया, तुमने ऑलरेडी बहुत काम किया है, इस वजह से रहने दो। और हाँ, शांति उसके काम के पूरे पैसे लेती है और कमला भी, तो बेवजह उनकी हेल्प मत किया करो। पहले ही तुम घर की सभी के लिए अकेले खाना बनाती हो, तो बाकी के काम उसे करने दिया करो। सुधा मोम ने कहा। सिया, शांति और कमला जो कि घर की मैड्स थी और उन्हें ऊपर के कामों के लिए रखा हुआ था, उनकी भी हेल्प करवाया करती थी। छोटी मोम ने ये बात सुधा मोम को बता दी थी, इसीलिए उन्होंने उससे बोला, मोम वो बस थोड़ी सी हेल्प करती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। सिया ने बोला और उनके हाथ में से करची लेकर खुद सूजी भूनने लग गई। सुधा मोम ने ना में सर हिलाया और बोली, थोड़ी हेल्प करना और पूरे बर्तन धोना अलग बात है सिया, और रोटियां वो तो तुम ही बना रही हो ना। सिया, बच्चा हम उन्हीं कम के लिए औरों से ज्यादा ही पे करते हैं, इट्स गुड कि तुम उनकी हेल्प करो, लेकिन सिर्फ हेल्प ना कि पूरा काम। और वो शांति,
वो तो कितने पासी लेती है और उस हिसाब से काम कुछ भी अच्छा नहीं करती है, तो तुम ना उससे काम करवाओ न कि खुद करो, समझी। सुधा मोम ने दूध सूजी में डालते हुए कहा और फिर थोड़ी शक्कर और छोटी मोम में कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे। फिर एक बार घी की धार हलवे में डालकर उन्होंने अच्छे से मिक्स किया और ढककर रख दिया। हाँ माँ, समझ गई, हम इसमें थोड़ी और शक्कर डालें। सिया ने गौर से सब कुछ देखकर कहा और सुधा मोम मुस्कुराते हुए बोली, डालेंगे, लेकिन 2 मिनट बाद। इन्हें और तुम्हारे पति को हलवा ज्यादा मीठा पसंद नहीं है और राज भी थोड़ा कम मीठा ही खाता है, सुधा मोम ने कहा और फिर एक बोल में थोड़ा हवा निकालकर और शक्कर हलवे में डाल दी। सिया ने भी हलवे से आती खुशबू अपने अंदर भर ली और बोली, मोम और क्या क्या पसंद है इन्हें। और उसका सवाल सुन सुधा मोम मुस्कुरा दी। छोटी माँ भी मुस्कुराकर बाहर चली गई। वो दोनों सास बहू को डिस्टर्ब जो नहीं करना चाहती थी और वो ये भी जानती थी कि अभी तक बाहर बैठे हुए सब ने एक एक बार अपनी अपने प्लेट खाली कर दी होंगी, तो बस उन्हें सर्व करने के लिए भी वो बाहर चली गई। वही सब जो तुम रोज हमें खिला रही हो, दिन के एक वक्त के खाने में कुछ ना कुछ राघव के पसंद का तो होता ही है, सुधा मोम ने उसे छेड़ते हुए कहा और सिया शर्मा गई। सुधा मोम फिर आगे बोली, कल नहीं परसों ना तुम कद्दू की खीर और पूरी बना देना, राघव को बहुत पसंद है। और उन्होंने गैस बंद कर दिया। सिया ने जल्दी से हलवे को दूसरे बोल में निकाला और उसे लेकर वो बाहर चली गई। बाहर सब बड़े ही मजे से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे और सिया आते ही उन्हें सर्व करने में लग गई। उसे देखकर छोटी माँ बोली, सिया चलो अब तुम भी बैठ जाओ हमारे साथ, आगे जिसे जो लगेगा वो अपने हाथ से ले लेगा। और छोटी माँ ने उसे भी खाने के लिए इशारा कर दिया। टेस्टी बिरयानी और उसके बाद का घी में बना हुआ हलवा खाकर सबका पेट और दिल पूरा भर गया। अब तो मैं जाकर सो जाऊंगा, अक्षय ने उठते हुए कहा और हाथ धोने चला गया। राघव और राज ने अपने साथ साथ अक्षय, डैड और कृष्णा की झूठी प्लेट भी उठा ली। सिया राघव के हाथ से प्लेट लेने को हुई, लेकिन राघव उसकी तरफ झुककर धीरे से बोला, मैं रखाऊंगा, तुम आराम से खाओ। और हाँ, बिरयानी बहुत टेस्टी बनी थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और मुस्कुराते हुए राघव वहां से किचन में चला गया। सिया ने कवरी बावरी होकर सबकी तरफ नजर डाली कि कहीं किसी ने कुछ सुना तो नहीं, और जब सबको अपने अपने में बीजी पाया तब जाकर सुकून की सांस छोड़ दी और अपने गालों की रंगत छुपाने की कोशिश करने लग गई। राघव और राज ने न सिर्फ बर्तन उठा दिए बल्कि उन्हें धोकर सूखने के लिए भी रख दिए और अब तक अक्षय और कृष्णा में किचन की थोड़ी बहुत सफाई कर दी। वैसे तो उन्हें वक्त नहीं मिलता था, लेकिन वो जब भी घर पर होते थे तब छोटी माँ को थोड़ी बहुत हेल्प किया करते थे और आज उन्होंने सिया की भी हेल्प कर दी। सिया ने जब सब देखा तब उसके चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। सिया बाहर आ जाओ, मुझे सबसे कुछ जरूरी बात करनी है, डैड की आई आवाज ने उसका ध्यान भटकाया और वो जल्दी से बाहर आ गई।